मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आप जानते ही होंगे कि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट और साथ में लेंथी है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड मोस्ट ऑफ दी जो एग्जामिनेशंस हैं उनके अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। और साथ में लेंथी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर हमें काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें पढ़नी होती हैं। जैसे कि हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे कि हमें न्यूट्रिएंट वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि ये न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट इन दोनों टर्म्स में फ़र्क क्या होता है। हमें ये भी पता होना चाहिए कि बेनिफिशियल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, अलग अलग कौन से बेनिफिशियल एलिमेंट्स हैं, उनका क्या बेनिफिट है प्लांट को, है ना, और ये किस तरह से एसेंशियल एलिमेंट से अलग होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ट्रेस एलिमेंट, ट्रेसर एलिमेंट्स क्या होते हैं, हैवी मेटल्स एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो कुछ इस तरह की इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए, तो उनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और इसके बाद इस वीडियो का जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम फोकस करेंगे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के ऊपर। आप जानते हैं, आपने बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं ये सब चीज़ें कि 17 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। अब उन 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है, अलग अलग साइंटिस्ट जिन्होंने उनकी डिस्कवरी करी थी उनके बारे में भी जानना ज़रूरी होता है। साथ में हम ये देखते हैं कि उनका क्लासिफिकेशन किस तरह से किया जाता है। एक जनरल क्लासिफिकेशन तो आप जानते हैं कि भाई साहब मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, है ना, लेकिन हम देखते हैं और भी कई क्लासिफिकेशंस हैं जिनके ऊपर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि कौन से जो हम देख रहे हैं आयंस हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो कैटायन के रूप में एब्जॉर्ब होते हैं, कौन से एनायन के रूप में एब्जॉर्ब होते हैं, किन की मोबिलिटी कैसी होती है, यानी प्लांट्स में कौन ज़्यादा मोबाइल है। प्लांट्स के अलावा हम सॉइल में देखते हैं कौन ज़्यादा मोबाइल है, कौन कम मोबाइल है। मोबाइल का मतलब आप जानते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो सकते हैं, राइट। तो कहने का मतलब ये हुआ उनका क्लासिफिकेशन भी पढ़ना ज़रूरी होता है। और साथ में हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि व्हाट आर द डेफिशिएंसी सिम्टम्स। ये आप भी जानते हैं कि एसेंशियल एलिमेंट्स के ऊपर कि हर एक के ऊपर जो अलग अलग तरह के सिम्टम्स हैं जो एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं फॉर श्योर पूछे ही जाते हैं, तो उनके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज़। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और आज इस वीडियो के दौरान हम फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस में सॉइल फर्टिलिटी के अंदर एक टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जो कि है मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट। ओके, तो सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करें तो वो है ये टर्म न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट का क्या मतलब होता है? न्यूट्रिएंट का मतलब है द एलिमेंट दैट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिएंट मतलब जो हम खा रहे हैं, है ना, या प्लांट जिसको अपटेक कर रहा है। और वो अपटेक किस लिए, तो हम देखते हैं वो अल्टीमेटली इसे कह सकते हैं ताकि हम वो कंप्लीट कर सके अपनी लाइफ साइकिल को। तो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए उसे जो एलिमेंट की ज़रूरत है, एलिमेंट्स का मतलब आप समझते हैं, तो हम देखते हैं नेचर में बहुत सारे अलग तरह के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। वो पीरियोडिक टेबल हम पढ़ा करते थे, इतने सारे एलिमेंट्स, तो उसमें से काफ़ी एलिमेंट्स ऐसे हैं जो प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है, उसकी ग्रोथ, डेवलपमेंट और उसकी लाइफ साइकिल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उन एलिमेंट्स को हम न्यूट्रिएंट कहते हैं, जबकि इस तरह का न्यूट्रिएंट का अपटेक करने का जो प्रोसेस है, उसे लेने का प्रोसेस जो है उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। मैंने अभी जो बोला हम खाते हैं, है ना, जो हम भी खाने में जो भी चीज़ें खाते हैं वो न्यूट्रिएंट है, लेकिन उसके खाने का जो प्रोसेस है उसे हम न्यूट्रिशन कह देते हैं, है ना। तो वैसे ही हम यहाँ समझ रहे हैं मिनरल न्यूट्रिशन, यानी मिनरल्स कौन कौन से इन एलिमेंट्स के लिए वर्ड यूज़ किया है मिनरल, तो इन मिनरल्स का किस तरह से न्यूट्रिशन करते हैं प्लांट, उसके ऊपर हमें फोकस करना है ना। तो हमने ये जाना कि टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट्स रिलेटिव डेफिशिएंसी प्रोड्यूसेस स्पेसिफिक सिम्टम्स। और इसकी अगर कमी होगी या इसकी रिलेटिव कमी होगी किसी के साथ, तो हम देखते हैं उससे क्या होगा, तो उससे हम देखते हैं स्पेसिफिक सिम्टम्स जो है वो नज़र आते हैं। और ये डेफिशिएंसी सिम्टम्स आप भी जानते हैं, हमारे से एग्जाम में फॉर श्योर पूछे जाते हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इस स्लाइड के ऊपर जो वो है कि बेनिफिशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं। बेनिफिशियल एलिमेंट्स का मतलब जो फ़ायदे वाले एलिमेंट्स हैं। फ़ायदे वाले एलिमेंट्स हैं मतलब कि अगर ये ना हो तो प्लांट मरेगा नहीं, या कह सकते हैं ये बहुत लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर हो तो फ़ायदा ज़रूर हो सकता है, ऐसी वाली कंडीशन है। तो उसके बारे में अगर हम पढ़ें तो वो इस तरह से है कि एलिमेंट्स दैट स्टिमुलेट्स द प्लांट ग्रोथ, स्टिमुलेट यानी बढ़ावा देते हैं ये प्लांट की ग्रोथ को, बट आर नॉट एसेंशियल, जो कि एसेंशियल का मतलब यहाँ वैसे हम उसमें कंसिडर कर सकते हैं जो उसकी लाइफ साइकिल के लिए बहुत ज़रूरी हो, कि वो नहीं तो फिर प्लांट नहीं, ऐसी वाली कंडीशन हो। तो ऐसी वाली कंडीशन नहीं होती तो इसका मतलब हम कहते हैं बट आर नॉट एसेंशियल और विच आर एसेंशियल फॉर ओनली सर्टेन प्लांट स्पीसीज, या होते भी हैं अगर एसेंशियल तो वो कुछ स्पीसीज, प्लांट स्पीसीज के लिए ही एसेंशियल होते हैं, और अंडर स्पेसिफिक कंडीशन या किसी स्पेसिफिक कंडीशन के लिए ही हम देखते हैं ये क्या होते हैं, एसेंशियल होते हैं। तो मेरा मतलब ये है आपको बताने का कि इसे हम बेनिफिशियल एलिमेंट कहते हैं। और साथ में 6 तरह के बेनिफिशियल एलिमेंट्स आपको ज़बान पे एकदम याद होने चाहिए अच्छे से। 6 तरह के कौन कौन से 6? तो इन 3 को तो आप ऐसे याद करें जो कि वर्ड स से शुरू हो रहा है, स से शुरू हो रहा है, मतलब सोडियम, सेलेनियम और हम देख रहे हैं सिलिकॉन।
सोडियम, सिलिकॉन, सेलेनियम, ये तीनों ही देखो स से शुरू हो रहे हैं। तो 3 एलिमेंट्स तो ऐसे हैं जो स से याद स पे याद हो रहे हैं ना। मैं जस्ट एक ट्रिक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको एक दिमाग में वो चीज़ फिट रहे, है ना। एकदम झटके से बेनिफिशियल एलिमेंट आते ही आपको मुँह पे आए। 3 तो एस वाले थे, कौन कौन से? सोडियम, सेलेनियम, सिलिकॉन, राइट। और अगर देखें हम बाकी बचे हुए 3 को भी ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे कि एक वर्ड याद रखें, वोकल। वोकल क्यों? वी फॉर वैनेडियम याद रख सकते हैं। को, वोकल के अंदर जो हम देख रहे हैं ओ सी आता है, उसको आप थोड़ा सा स्विच कर दीजिए, सी ओ कर दीजिए, तो वो हो जाएगा कोबाल्ट। और साथ में ए एल लास्ट में जो आ रहा है उससे हम याद रख सकते हैं एल्यूमिनियम। तो इस तरह से आपको ये बात याद होनी चाहिए कि एक तो वोकल है, वोकल में क्या वोकल हमें देना है, तो हमें याद रखना है ट्रिपल एस, वोकल ट्रिपल एस। तो वोकल में क्या याद हो जाएगा? ये, और ट्रिपल एस में याद हो जाएगा सोडियम, सेलेनियम, सिलिकॉन। ओके, तो इस तरह से आपको ये 6 एलिमेंट्स पहले तो अच्छे से याद होने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द बेनिफिशियल एलिमेंट, सीधा आपको ट्रिक के रूप में, या आप कहते हैं कि ओ भाई साहब हमें ये लल्लू ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं है, हम तो सीधा ही याद कर लेते हैं, तो इट्स योर चॉइस, आप सीधा याद कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ सोडियम कि मैंने कहा बेनिफिशियल है, तो कैसे बेनिफिशियल है, क्या बेनिफिट देता है प्लांट को? तो हम देख सकते हैं मेंटेन सॉल्यूट पोटेंशियल। सॉल्यूट पोटेंशियल आप जानते हैं कि अगर किसी सेल के अंदर सोडियम ज़्यादा है तो फिर वो पानी कितना अंदर आएगा, कितना नहीं आएगा, इस तरह से चीज़ें डिसाइड होती हैं। इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो पानी का कंसंट्रेशन कम होगा सेल में, तो सेल से बाहर से अंदर की तरफ ऑस्मोसिस हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें जो हम पहले पढ़ा करते थे, तो कहीं ना कहीं हमें याद रखना है कि ये मेंटेन सॉल्यूट पोटेंशियल और साथ में वाटर बैलेंस को भी संभालता है सेल की। ओके, तो इसलिए बेनिफिशियल है। साथ में हम देख रहे हैं सिलिकॉन इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि ये रिजिडिटी को संभालता है सेल वॉल के सेल स्ट्रक्चर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हमें याद रखेंगे कौन सा? सिलिकॉन इंपॉर्टेंट है। एक नेक्स्ट पॉइंट ये भी लिखा है, एनहेंस अवेलेबिलिटी ऑफ जिंक। इनहेंस अवेलेबिलिटी ऑफ जिंक से मतलब ये है कि ये जिंक की अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए भी ज़रूरी होता है। ये बात तो ठीक है, लेकिन जिंक से रिलेटेड एक बात आपको ये भी याद होनी चाहिए कि जिंक एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, या हम कह सकते हैं काउंटर इफेक्ट रखता है। किसके साथ? काउंटर इफेक्ट का मतलब समझते हैं कि जिंक की कमी होगी, अगर जिंक डेफिशिएंट होगा तो हम देखते हैं फॉस्फोरस की, हम देखते हैं सॉइल में क्या होती है, टॉक्सिसिटी बढ़ती है। क्या बोला मैंने? लिख लीजिए अलग से, है ना, ताकि आपको याद रहे ये बात कि जिंक की डेफिशिएंसी होती है तो फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी बढ़ती है। तो कहने का मतलब ये होता है फॉस्फोरस की टॉक्सिसिटी बढ़ती है इवन, तो अगर जिंक कम होगा तो फॉस्फोरस की टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो जिंक कम ना हो तो उसके लिए मतलब हम देखते हैं सिलिकॉन की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। और वैसे आप जानते हैं कि अर्थ क्रस्ट के अंदर अगर हम देखते हैं सेकंड मोस्ट अबंडेंट जो हम एलिमेंट देखते हैं वो कौन है? तो भाई साहब सिलिकॉन ही है। तो सिलिकॉन की कमी जनरली देखी नहीं जाती, है ना। और उसके बाद तीसरे नंबर पर कौन आता है? एल्यूमिनियम आता है, राइट। तो इसी चीज़ को हम आगे किसके रूप में समझते हैं? बैलास्ट एलिमेंट के रूप में। अभी जो स्क्रीन के आपके सामने स्क्रीन पर ऐसे उठते हुए एक डेफिनेशन आई है, उसे जल्दी से एकदम अच्छे से लिख लीजिए, याद कर लीजिए कि सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम आर कॉल्ड बैलास्ट एलिमेंट। बैलास्ट एलिमेंट का मतलब समझते हैं कि आप उसमें पढ़ें, देखें, पॉज करें मुझे और पढ़ें, उससे इसका मतलब आप समझेंगे कि बैलास्ट एलिमेंट ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर हम देख रहे हैं जो अर्थ क्रस्ट में तो बहुत ज़्यादा है और इवन प्लांट के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब प्लांट के अंदर भी इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा ही होता है, लेकिन हम देखते हैं ये एसेंशियल नहीं है। एसेंशियल तो नहीं है ना, क्या ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने इन्हें बेनिफिशियल एलिमेंट्स में रखा है, एसेंशियल में नहीं रखा है, तो इसलिए हम याद रख सकते हैं कि सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम आर कॉल्ड बैलास्ट एलिमेंट। ये टर्म हमें याद रखनी पड़ेगी। बैलास्ट एलिमेंट क्या है, कौन है? सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम है। डन है, तो अच्छे से याद रखिएगा। तीसरा हम देखते हैं सेलेनियम को भी याद रखें कि ये इसकी केमिस्ट्री सिमिलर होती है सल्फर से, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए सेलेनियम से इंपॉर्टेंट है, सेलेनियम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि भाई प्लांट्स में तो इनकी डेफिशिएंसी के कोई खास सिम्टम्स नहीं देखे जाते, लेकिन एनिमल्स के अंदर, जो एनिमल्स हैं हम देखते हैं लाइफ स्टॉक एनिमल्स वगैरह, तो उनके अंदर एक इंपॉर्टेंट डिजीज़ देखी जाती है जिसे हम कहते हैं वाइट मसल डिजीज़। क्या कहते हैं? वाइट मसल डिजीज़। और आप जानते हैं कि एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं कि बताओ वाइट मसल डिजीज़, क्या दूसरा नाम न्यूट्रिशन मस्कुलर डेफिशिएंसी, इस तरह के नाम भी हमें पूछे जाते हैं। तो ये बताओ वाइट मसल डिजीज़ या न्यूट्रिशनल मस्कुलर डेफिशिएंसी वाला डिजीज़ जो है किसकी कमी से होती है? तो आप कहेंगे सेलेनियम की कमी से होती है, फॉर श्योर। याद रहेगा आपको, तो इसे ज़रूर याद रखें। वेनेडियम का हिसाब ये याद रखना है हमें कि केमिस्ट्री सिमिलर टू द मॉलिब्डेनम, इसकी केमिस्ट्री मॉलिब्डेनम जैसी होती है। और मॉलिब्डेनम आपको याद होना चाहिए कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो होता है, नाम सुना है कभी? नाइट्रोजिनेज रिडक्टेज, इस तरह से, है ना। तो नाइट्रोजिनस रिडक्टेज इस तरह के एंजाइम होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस के अंदर। तो उसके दौरान हम देखते हैं कि नाइट्रेट को नाइट्राइट में बदलने के लिए आई थिंक इस तरह की प्रोसेस जो होता है
वहाँ नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम इंपॉर्टेंट होता है और उसमें मोलिब्डेनम इंपॉर्टेंट होता है। तो मोलिब्डेनम जैसी ही केमिस्ट्री कौन रख रहा है, वेनेडियम रख रहा है, तो हम नाइट्रोजन फिक्सेशन को फेवर करता हुआ देखते हैं कौन, वेनेडियम को। तो आपको ये याद रखना है कि इट फेवर्स द नाइट्रोजन फिक्सेशन। उसके बाद हम देखते हैं कोबाल्ट। कोबाल्ट का काम भी इसी तरह से देखते हैं कि इनहेंस नाइट्रोजन फिक्सेशन। वैसे कोबाल्ट अगर आपने पहले पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि विटामिन B12 का कंपोनेंट माना जाता है। तो कोबाल्ट जो होता है वो विटामिन B12 का कंपोनेंट होता है। विटामिन B12 जिसका दूसरा नाम हम कहते हैं साइनोकोबालामिन, है ना। तो कोबाला वहाँ कोबाल्ट के लिए यूज़ होता है। तो आपको ये जनरल नॉलेज की बातें ऑलरेडी पता होंगी, राइट। और हम देख सकते हैं एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फोरेज। फोरेज की न्यूट्रिशन क्वालिटी कौन बढ़ाता है, कोबाल्ट बढ़ाता है। इस तरह की बातें हम याद रख सकते हैं। और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्या करता है, डिक्रीजेस टॉक्सिसिटी ऑफ फास्फोरस, जिंक एंड कॉपर। फास्फोरस, जिंक एंड कॉपर की टॉक्सिसिटी को कम कर सकता है कौन, एल्यूमिनियम। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि एल्यूमिनियम की खुद की टॉक्सिसिटी कब होती है, जब सॉइल एसिडिक होती है। एसिडिक कंडीशन में आपको पता होना चाहिए H+ आयंस और एल्यूमिनियम आयंस जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसी ज़्यादा हो जाने वाली कंडीशंस को भी आप याद रखिएगा। एल्यूमिनियम की खुद की टॉक्सिसिटी कब है, एसिडिक कंडीशन में। लेकिन ये अगर नॉर्मल कंडीशन में अगर हम देखें तो वो कम कर सकता है। यानी किसकी टॉक्सिसिटी कम कर सकता है, हम देखते हैं जिंक, फेरस एंड कॉपर। तो इस तरह से अभी हमने ये जाना कि न्यूट्रिएंट वर्ड का मतलब क्या है, बेनिफिशियल एलिमेंट्स का मतलब क्या है, कौन से हैं ये बेनिफिशियल एलिमेंट्स, और साथ में इससे रिलेटेड जो और टर्म्स हैं जैसे कि बैलास्ट एलिमेंट्स कौन कौन से थे, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में जाना। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या जानेंगे, हम ये जानेंगे कि ट्रेस एलिमेंट, ट्रेसर एलिमेंट, इनके बीच में क्या फ़र्क होता है, और साथ में हैवी मेटल्स क्या होते हैं। ओके, साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो से पहले की वीडियोज़ में हम पेडोलॉजी के काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, सॉइल फिजिक्स लगभग कवर कर चुके हैं, सॉइल केमिस्ट्री के भी कुछ टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर इस वीडियो से पहले की वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। चलिए फटाफट से अब जान लेते हैं कि ये ट्रेस एलिमेंट और ट्रेसर एलिमेंट्स क्या होते हैं। ट्रेस एलिमेंट का मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे एलिमेंट्स जो हम देख रहे हैं जिनका अमाउंट लेस देन 1 ppm है। 1 ppm यानी 1 पार्ट्स पर मिलियन, है ना। ppm जानते हैं, ये टर्म पढ़ी है आपने। तो ppm से भी, 1 ppm से भी अगर कम अमाउंट होता है जब, तो उसे हम कहते हैं ट्रेस एलिमेंट। ओके, तो हम इसे पढ़ते हैं एलिमेंट्स फाउंड इन लो कंसंट्रेशन, कम कंसंट्रेशन में जो होते हैं, परहैप्स लेस देन 1 ppm। ये लाइन जो है मैंने एग्जामिनेशन में सीधा एग्जैक्ट देखी हुई है ना। जो CUET का एग्जाम, CUET PG एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एग्जाम हुआ था, है ना, तो उसके अंदर डायरेक्ट ये बात पूछी गई थी कि एज इट इज़ कि परहैप्स लेस देन 1 ppm इन सॉइल। 1 ppm से कम सॉइल के अंदर होगा तो उसे हम ट्रेस एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब मैं ये फोकस करना चाह रहा हूँ कि ट्रेस एलिमेंट नाम की टर्म इंपॉर्टेंट होती है। एक हाँ, जब हम पढ़ते हैं क्या बोलते हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के आगे जब टर्म पढ़ेंगे तब उस दौरान आपके दिमाग में आएगा क्या माइक्रो न्यूट्रिएंट और ट्रेस एलिमेंट एक ही चीज़ है। हाँ, तो कई जगह यहाँ पे देखते हैं, हम मेंशन भी कर देते हैं कुछ लोग कि माइक्रो न्यूट्रिएंट और ट्रेस एलिमेंट एक ही चीज़ है। वैसे थोड़ा सा माइन्यूट फ़र्क हम ये समझ सकते हैं कि ट्रेस एलिमेंट्स तो वो है जिनका लो कंसंट्रेशन देखा जाता है, जिनका कंसंट्रेशन कम होता है। वो कम कंसंट्रेशन प्लांट में भी हो सकता है, सॉइल में भी हो सकता है और वाटर में भी हो सकता है, जैसा कि यहाँ लिखा है। जो कम कंसंट्रेशन है उस कंडीशन को हमने कह दिया ट्रेस एलिमेंट। लेकिन अगर कोई कहे कि जिनका अमाउंट कम रिक्वायर्ड है, क्या बोला मैंने, ऐसे न्यूट्रिएंट जिनका अमाउंट प्लांट को कम रिक्वायर्ड है, उसे हम क्या कह देते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट वर्ड यूज़ कर लेते हैं वहाँ पे, है ना। तो टर्म वैसे दोनों कम कम से रिलेटेड ही है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेस एलिमेंट और हम देख रहे हैं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है उनमें फ़र्क है। अगर आपको लगे कि नहीं मैं सही नहीं कह रहा हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, है ना। मुझे लगता है कि इनके अंदर ये डिफरेंस होता है। दूसरा हम देखते हैं ट्रेसर एलिमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेसर एलिमेंट हम देखते हैं जो रेडियो आइसोटोप और स्टेबल आइसोटोप। आइसोटोप का मतलब समझते हैं आप, याद है कभी याद किए थे, आइसोटोप, आइसो इलेक्ट्रिक सीरीज, है ना। इस तरह की चीज़ें हम पहले पढ़ा करते थे, है ना। आइसोटोन्स ऐसे वर्ड पढ़ा करते थे। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं। ऐसे दो एलिमेंट्स जिनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या जिन्हें हम कहते हैं Z से रिप्रेजेंट करते हैं कि न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन जिनके अंदर सेम है, ऐसे एलिमेंट्स को हम कह देते हैं और उनका एटॉमिक मास अलग अलग होता है, तो ऐसे एलिमेंट को हम आइसोटोप कहते हैं। आइसोबार्स वो होते हैं, छोड़ो क्या होते हैं, अपने काम की बात नहीं, अपने काम की बात ये है आइसोटोप क्या होता है। तो हम कह रहे हैं कि ऐसे जो एलिमेंट्स हैं आइसोटोप का, तो ये रेडियो एक्टिव हैं, अगर यानी रेडियो आइसोटोप्स हो या स्टेबल आइसोटोप्स हो, तो इनका इस्तेमाल करते हैं हम। एन एलिमेंट यूज फॉर द ट्रेसिंग इट्स पाथ, उनका पाथ ट्रेस करने के लिए कि वो कैसे प्लांट के अंदर अलग अलग मैकेनिज्म में काम में लिए जाते हैं, तो इसका पाथ हम डिस्क्राइब करने के लिए क्या काम में लेते हैं, ट्रेसर एलिमेंट काम में लेते हैं। यानी इट्स पाथ इन द सिस्टम टू स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ इट्स इंटरेक्शन इन द सिस्टम, ये कैसे सिस्टम में इंटरेक्शन कर रहा है इसका पाथ देखने के लिए काम में लेते हैं। अब ये सुनने को अच्छी मस्त लग रही है डेफिनेशन, लेकिन
दिमाग पूछता है हम कैसे मान लें, हमें एग्जाम्पल दो, है ना। तो एग्जाम्पल कैसे याद रख सकते हैं कि जैसे कि कार्बन 14 जो है एग्जाम्पल के रूप में याद रखें कि इन डार्क रिएक्शन में जो हम देखते हैं कि ग्लूकोज जो बन रहा है वो कहीं ना कहीं हम देखते हैं वो CO2 से आता है। CO2 के अंदर हमने किसी साइंटिस्ट ने कैसे प्रूफ किया, तो उसने काम में लिया कार्बन का आइसोटोप। वैसे कार्बन जनरली आप जानते हैं कार्बन 12 होता है, तो कार्बन 14 जो हम कह रहे हैं जिसका एटॉमिक वेट अलग है ना, तो ये आइसोटोप है अल्टीमेटली। तो आइसोटोप कार्बन 14 जो काम में लिया गया डार्क रिएक्शन का, ये दोनों एग्जाम्पल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ऑक्सीजन 18 याद करिए वो दिन जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ते थे। फोटोसिंथेसिस जो अलग अलग क्लासेस में पढ़ाया जाता है ना, कि फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड आपने बातें जरूर सुनी होंगी कि कंफर्म्स द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन रिलीज इन द फोटोसिंथेसिस इज वाटर। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, काम की चीज़ है। तो ये इस तरह के एलिमेंट्स जो हैं जो किसी मैकेनिज्म में उसकी पाथ को काम में लिए जा रहे हैं, तो उसे हमने ट्रेस एलिमेंट या उसे हमने ट्रेसर एलिमेंट कहा है। ओके, तो याद रखिएगा। तो ये फर्क है ट्रेस एलिमेंट और ट्रेसर एलिमेंट में। हैवी मेटल्स क्या होते हैं फटाफट से याद कर लेते हैं। ऐसे एलिमेंट्स जिनकी मॉलिक्यूलर वेट 20 से ज़्यादा होता है और जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 5 से ज़्यादा होती है। दो बातें याद रखनी है, कौन सी? मॉलिक्यूलर वेट 20 से ज़्यादा, स्पेसिफिक ग्रेविटी 5 से ज़्यादा, ऐसे एलिमेंट्स को हैवी मेटल्स कहते हैं। जनरली कैल्शियम के आगे के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम क्या कंसिडर करते हैं? हैवी मेटल्स कंसिडर करते हैं। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है न्यूट्रिएंट कंटेंट। न्यूट्रिएंट कंटेंट जनरली एक्सप्रेस किया जाता है ppm के अंदर। ppm बताया था मैंने आपको, यहाँ पे भी बताया, पार्ट्स पर मिलियन, है ना। इसका मतलब है ग्राम पर लीटर के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, सॉरी मिलीग्राम पर लीटर। मिलीग्राम पर लीटर मतलब मिलीग्राम, मिली मतलब 10⁻³ ग्राम। अब उसे अगर हम केजी में कन्वर्ट करें 10⁻⁶ में चली जाएगी बात, है ना। तो उसे हम कहेंगे मिलियन में चली गई, है ना। 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख, है ना। 10⁻⁶। तो मिलीग्राम को अगर लीटर के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट मतलब सॉरी एग्जैक्ट SI यूनिट्स में अगर कन्वर्ट करें तो मिलियन में पहुंच जाती है। तो इसलिए हमने उसे ppm पार्ट्स पर मिलियन कहा है। खैर इतना डेप्थ में याद नहीं रहे तो कुल मिला के इतनी बात याद रखनी है कि मिलीग्राम पर लीटर हम इसे कहते हैं। मिलीग्राम पर लीटर में की जो एक्सप्रेशन मैंने दो लिखे हुए हैं, अच्छे से अभी लिख लो, याद कर लो और अच्छे से दिमाग में फिट कर लेना इसे, कि अगर ppm के अंदर किसी चीज़ की वैल्यू निकालनी है और अगर आपको वैल्यू परसेंटेज में दे रखी है, लेट से 0.003% के रूप में आपको दिया हुआ है वैल्यू, और पूछा बताओ इसे ppm में एक्सप्रेस करो, तो ppm में एक्सप्रेस करने के लिए चुपचाप 10,000 का मल्टीप्लिकेशन कर देना। जो एग्जांपल लिया मैंने 0.003, राइट। 0.003 से 3 कटेंगे तो आएगा 30, राइट। तो 30 ppm आ जाएगी वैल्यू, है ना। और वो 0.03% हम देखते हैं सॉइल के अंदर CO2 होती है, तो उसको ppm को अगर हमें ppm में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं? 0.03 से मैंने 2 0 नीचे लगाए, 0 0 काटे, 300 ppm कह देते हैं। तो याद है, मतलब ये मैं ओवरऑल आपको ये कह रहा हूँ कि अगर कोई भी वैल्यू आपको दे रखी है परसेंट में, आपको बदलनी है किसी ppm में, तो कन्वर्ट कर देना 10⁴ से, मतलब मल्टीप्लाई करके उसे कन्वर्ट कर देना, डन है। और एक और फैक्टर भी इंपॉर्टेंट याद आता है कि क्रूड प्रोटीन अगर किसी के अंदर निकालना है और वेट ऑफ नाइट्रोजन दिया हुआ है हमें, क्या दिया है? वेट ऑफ नाइट्रोजन दे रखा है, तो उसमें मल्टीप्लाई कर देना 6.25 का। किसका? 6.25। ये एक कांस्टेंट के रूप में ही याद कर लीजिए। इसके पीछे की दूसरी कहानी तो मुझे नहीं मालूम, इधर उधर की बातें नहीं पता मुझे, लेकिन एक ये पॉइंट एग्जामिनेशन पर्पस, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के पर्पस से इंपॉर्टेंट है, तो याद कर लीजिएगा कि क्रूड प्रोटीन निकालना है तो वेट ऑफ नाइट्रोजन जो है उसमें मल्टीप्लाई कर देना है 6.25 का। ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा। और हम देखते हैं कि यहाँ से रिलेटेड मुझे ICAR PG के अंदर जो एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है वो याद आता है, न्यूट्रिएंट कंटेंट से रिलेटेड, कि वहाँ हमें अलग अलग ईल्ड के रूप में दे रखी है कि स्ट्रॉ की ईल्ड इतनी है, हमें दे रखा है कि पर्टिकुलर रूट्स के अंदर ईल्ड इतनी है, ग्रेन की ईल्ड इतनी है, अलग अलग ईल्ड दे रखी है। सबके अंदर परसेंट नाइट्रोजन दे रखा है, इतना नाइट्रोजन कंटेंट इसमें, इतना इसमें, इतना इसमें, तो बताओ पूरा ओवरऑल ग्राउंड से कितना नाइट्रोजन अपटेक हुआ। इस तरह का क्वेश्चन आ रहा होगा मेरे ख्याल से स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा है, तो उसे पढ़िए, उससे पढ़ के देखिए, उसका आंसर करने की कोशिश करिएगा। आंसर में आपको क्या करना है? अल्टीमेटली जितने भी हम देख रहे हैं जो ईल्ड दे रखी हैं और परसेंटेज दे रखे हैं उनको मल्टीप्लिकेशन करना है आपस में रिस्पेक्टिवली। आपस में मल्टीप्लिकेशन करके जो भी वैल्यूज़ आए उनको सम अप कर देना है, उन्हें सारों को जोड़ देना। 2 स्टेप में बताया, जितनी भी वैल्यूज़ हैं, परसेंट वैल्यू और ईल्ड दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दो, जो आंसर्स आ रहे हैं उन्हें सम अप कर दो, तो आपका एक आंसर बन जाएगा। तो वो न्यूट्रिएंट कंटेंट, न्यूट्रिएंट अपटेक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट अपटेक की भी अपने आप में मैकेनिज्म्स होती हैं, मास फ्लो होता है, डिफ्यूजन होता है, रूट इंटरसेप्शन होता है, ये सब चीज़ें आने वाले वीडियोस में हम कवर करने वाले हैं। इस वीडियो के जस्ट नेक्स्ट वीडियो जो इस वीडियो के खत्म होते ही आपके सामने एक लिंक के रूप में अवेलेबल होगा, तो आप उसे भी देखिएगा, है ना। तो उसके अंदर हम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के बारे में अच्छे से बात कर रहे हैं।
वो क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी जो हम कहते थे आर्नन और स्टॉट ने दिया था, नाम तो सुने होंगे इन दोनों लोगों के, है ना। तो आर्नन और स्टॉट का जो क्राइटेरिया उसके बारे में बात करेंगे, एसेंशियल न्यूट्रिएंट का क्लासिफिकेशन क्या है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और हमेशा की तरह इस वीडियो में मैंने आपको जो कुछ एक्सप्लेन किया है, मेरी कोशिश है उसकी एक PDF फॉर्म में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो, आप चाहें तो उसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। साथ में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और साथ में इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, और साथ में इसी तरह की वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिएगा एग्रीकल्चरल स्टडीज़ से।